ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं, वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। आइए विस्तार से अब खबरों का रुख करेंगे। बात देश की सबसे अमीर महानगर पालिका यानी बीएमसी के चुनाव की हम करने जा रहे हैं। बीएमसी का बॉस कौन बनेगा, इसका फैसला जनता 15 जनवरी को मतदान से कर देगी। लेकिन जनता को लुभाने के लिए, रैलियां करने के लिए, रोड शो करने के लिए नेताओं के पास बस आज का ही दिन बचा है और अब तो बस कुछ घंटों का ही इंतजार बाकी है। तो बीएमसी चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है और अब तो प्रचार खत्म होने में करीब 1.25 घंटों का वक्त ही बाकी। जीत के लिए हर पार्टी ने, हर नेता ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी है और आज आखिरी दिन, इन आखिरी घंटे में भी एड़ी चोटी का जोर नेताओं की तरफ से लगाया गया। बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन मुंबई में जो डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे, उन्होंने रोड शो किया है। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी और राज ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे हैं। आदित्य ठाकरे ने रोड शो किया है। वादों की झड़ी हर तरफ से लगाई जा रही है। तो देखिए कैसे आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे एक साथ रैली करते हुए, ये दिग्गजों ने आज जो जोर लगाया उसी की अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। एकनाथ शिंदे का रोड शो हुआ आज डोंबिवली इलाके में। उद्धव ठाकरे रैली करते हुए नजर आए, आज सड़क पर उतरे। आदित्य ठाकरे का रोड शो, साथ में अमित ठाकरे उनके नजर आए। महायुति का मैजिक दिखेगा क्या? कौन बनेगा बीएमसी का किंग? ठाकरे बंधुओं का दाव चलेगा क्या? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब 15 जनवरी को कैद हो जाएंगे मतदान के जरिए और फिर नतीजों के जरिए 16 जनवरी को देश दुनिया के सामने होंगे। बीएमसी का रण है फिलहाल और प्रचार के ये आखिरी क्षण है फिलहाल। बड़ा प्रचार रैली जो है उद्धव ठाकरे गुट और मनसे की तरफ से यहाँ देखने मिल रहा है। बाइक रैली की शुरुआत मनसे और उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। ये तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो आपको ट्रक पर आदित्य ठाकरे दिखाई देंगे, उनके साथ शिवसेना और मनसे के तमाम नेता दिखाई देंगे। बाला नांदगांवकर ठीक उनके पीछे खड़े हैं, उनके पीछे अरविंद सावंत है और ये बड़ी बाइक रैली और जो रैली है इसकी शुरुआत हो रही है क्योंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। अमित ठाकरे आगे के पड़ाव में आदित्य ठाकरे को मिलेंगे और ये जो चुनाव प्रचार है वो आज के दिन ही होना है। तो ये बड़ी यात्रा, बड़ा एक संयुक्त रैली के तौर पर इसको देखा जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता नेता आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। मनसे के नेता अमित ठाकरे रैली को एक आगे से समर्थन देंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई की, जहाँ एक बड़े प्रचार रैली की शुरुआत जो है वो उद्धव गुट और तमाम नेताओं की तरफ से यहाँ पर की गई है और ये प्रचार रैली शाम 6 बजे तक ही चलेगी। प्रचार के मैदान में सूबे के जो डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे, वो उतरे। बोरीवली इलाके में उन्होंने कमान संभाली, रोड शो किया, महायुति की जीत का बड़ा दावा किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। बोरीवली इलाके में एकनाथ शिंदे रैली करते हुए महायुति की जीत का बड़ा दावा करते हुए। तो जिस बात का जिक्र अभी हमारे सहयोगी वैभव कर रहे थे कि 29 निकायों में चुनाव हो रहा है और ऐसे में जो महायुति है उसका जो बिखराव है वो भी साफ सामने निकल कर आया है और इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह यही बताई जा रही है कि विपक्ष के लिए जमीन ही नहीं छोड़ना है। हालांकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी, उसकी जो फूट है वो भी सामने निकल कर आई है। बीएमसी में ही ले लीजिए आप, बीएमसी में कांग्रेस महाविकास आघाड़ी से अलग चुनाव लड़ रही है और राज ठाकरे की एमएनएस, उद्धव ठाकरे और साथ ही शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं बीएमसी। तो निकाय चुनाव के प्रचार का ये आखिरी दिन और घमासान की अलग अलग तस्वीरें सामने आ गई हैं। शिंदे गुट, बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं। एक तस्वीर थाने के अंबरनाथ की है। मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव को लेकर शिंदे और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। आपको बता दें यहाँ निकाय चुनाव जो हुए उस पर बीजेपी ने बाजी मार ली थी। वहीं दूसरी तस्वीर डोंबिवली की देख रहे हैं आप। यहाँ चुनाव में पैसे तो एक तरफ तो ये कार्यकर्ता गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, वहीं बीएमसी की अगर बात की जाए तो बीजेपी और शिंदे गुट साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहा है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा?
देखिए, जो तस्वीरें अंबरनाथ और डोंबिवली से नजर आ रही हैं, वहां पर बीजेपी और शिंदे दोनों का अच्छा होल्ड है। तो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। लेकिन इन तस्वीरों के अलावा अगर बात करें, जहां मुंबई में इनका गठबंधन हुआ है, थाने में यहाँ अपना गठबंधन हुआ है, तो यहाँ लोगों के बीच में इस तरह जा रहे हैं कि इनकी विचारधारा सेम है और साथ मिलकर आगे विकास किया जाएगा। तो ये एक अलग तरह की राजनीति जो है वो बीएमसी चुनाव में देखने मिल रही है। बात यहाँ पर जो सड़क, पानी और बिजली की और विकास की होनी चाहिए, क्योंकि महानगर पालिका के चुनाव है, उसको छोड़कर बांग्लादेश का मुद्दा हो, मराठी का मुद्दा हो और टीका टिप्पणी हो मेयर पद को लेकर, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने मिल रही है। तो चाहे किसी भी तरह की स्थिति हो, लगातार लोगों तक बेसिक जो बात ले जानी चाहिए, ज़मीनी हकीकत की बात ले जानी चाहिए, वो नहीं दिख रही है। और उसी का असर है कि अब कार्यकर्ता भी खुलेआम बिना किसी गठबंधन को महत्व देते हुए अंबरनाथ और डोंबिवली में जिस तरह की घटना आई है, वो इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। क्योंकि अब अंबरनाथ की अगर स्थिति की बात करें, वहां पर गठबंधन नहीं किया भाजपा ने, शिंदे गुट ने अपने अलग से सरकार बनाने की बात की नगर परिषद में, तो उसका एक दूसरा असर डोंबिवली में देखने मिला। तो कहीं ना कहीं सिर्फ बीएमसी चुनाव को लेकर ही बीजेपी और शिंदे गुट के बीच जो महायुति का गठबंधन है, वो ज़मीनी स्तर पर देखने मिल रहा है। बाकी जिन अगर जगहों की बात करें, तो वहाँ पर अपने तौर तरीके से जो है पार्टियां काम कर रही हैं। और वही सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि महानगर पालिका चुनाव में बहुत ही मुद्दे जो होते हैं वो ज़मीनी वाले होते हैं, पानी, बिजली और तमाम चीज़ें। लेकिन यहाँ इस बार जब बहुत देरी से बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं, तो मुद्दा बनाया जा रहा है बांग्लादेशियों का, मराठी का और बुरके का शब्द जो है, बुरके का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये एक अलग तरह की राजनीति जो है वो बीएमसी चुनाव में देखने मिल रही है। महज कुछ घंटे बचे हैं जब चुनाव प्रचार थम जाएगा। मैं कांग्रेस के दफ्तर के पास आई और यहाँ पर जो है कुछ पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रचार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब अगर आप देखें तो सुनसान हो चुकी है यहाँ की स्थिति। यानी कि धीरे धीरे पैकअप की ओर, प्रचार का पैकअप जो है वो शुरू हो रहा है। और मुंबई के कई इलाकों से वैसी तस्वीर सामने आई, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि आपको 5:30 से 6 बजे के करीब अपने जो चुनावी सिंबल हैं उनको भी ढक देना है। किसी तरह के आपके पार्टी के जो झंडे हैं वो भी बाहर नहीं होने चाहिए। तो जो चुनाव प्रचार की क्लोजिंग की तस्वीर जो है वो अब सामने आने लगी है। लेकिन ऐसे में अपनी पूरी कोशिश, कुछ बचे हुए घंटों में पूरी कोशिश जो है बड़े चेहरे और बड़े नेता लगातार कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने बोरीवली में रैली की, उसके बाद अब भाईखला की तरफ उनकी एक सभा है। उद्धव ठाकरे लगातार शाखा विजिट कर रहे हैं। राज ठाकरे पुणे में मौजूद है, अजित पवार पुणे में है, सुप्रिया सुले मुंबई में शाखाएं घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। तो तरह तरह की तस्वीर सामने आ रही है। युवा ठाकरे, अमित ठाकरे, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार के अलग अलग रंग आज प्रचार के आखिरी दिन और चंद आखिरी घंटों में देखने के लिए मिल रहे हैं। चुनाव सिर्फ बीएमसी में ही नहीं, बल्कि बीएमसी समेत महाराष्ट्र में 29 नगर निकाय हैं जिसके लिए चुनाव हो रहा है। 15 जनवरी को जिनके लिए मतदान होगा, उन्हीं में से एक नागपुर भी है। और वहां प्रचार करने के लिए खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे। आप जानते हैं नागपुर से ही आते हैं देवेंद्र फडणवीस, उनका गृह जिला है। और यहाँ पर आज प्रचार के आखिरी दिन बाइक रैली करते हुए देवेंद्र फडणवीस नजर आए। तस्वीरें आपके सामने, बाइक पर सवार देवेंद्र फडणवीस नागपुर की सड़कों पर बीजेपी के लिए वोट मांगते नजर आए निकाय चुनाव में। तो शाम 6 बजे तक का समय है, प्रचार का शोर थम जाएगा और किसका जोर निकाय चुनाव में, ये तस्वीर 16 जनवरी को साफ होगी, जिसका फैसला लोग 15 जनवरी को कर देंगे वोट डालकर। आगे बढ़ेंगे। बिहार के छपरा में लापता हुए 11 साल के बच्चे की हत्या के बाद शव मिलने से भारी हंगामा और बवाल हुआ है। बच्चा 31 दिसंबर को घर के पास ही खेलते वक्त लापता हो गया था और बाद में 11 जनवरी को उसका शव झाड़ियों से बरामद हुआ। आज सुबह पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही ये शव गांव पहुंचा, लोगों का गुस्सा बढ़ गया। हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 722 पर शव रख दिया बच्चे का, सड़क जाम कर दी। नाराज गांव वाले हत्या के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। जाम की वजह से दोनों तरफ हाईवे पर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। हालात को काबू करने के लिए कई थानों की पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। पुलिस को देखकर ग्रामीणों का गुस्सा और भड़क गया। इस दौरान उपद्रवियों ने 2 बोलेरो, एक पुलिस बस को भी क्षतिग्रस्त किया है। पथराव हुआ, यहाँ पर पत्थर चले हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए कैसे पुलिस को निशाना उपद्रवियों ने बनाया है। बच्चे की मौत को लेकर नाराज ये ग्रामीण, लेकिन इन्होंने पुलिस को ही निशाने पर ले लिया।
नेशनल हाईवे पर शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। वहां लंबा जाम लग गया दोनों तरफ नेशनल हाईवे के। जब मौके पर अलग अलग थानों की पुलिस पहुंची तो फिर इन उपद्रवियों ने पुलिस को ही निशाने पर ले लिया। पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी पथराव हुआ। उधर दरभंगा महाराज की तीसरी और अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी के अंतिम संस्कार से पहले राज परिवार में भारी हंगामा देखने को मिला। पुलिस की मौजूदगी में राज परिवार के सदस्यों के बीच शव को लेकर विवाद हो गया। यहां तक कि जमकर मारपीट हुई है। हालात ऐसे बन गए कि मौके पर मौजूद पुलिस को कई बार हस्तक्षेप तक करना पड़ा है। राज परिवार के भीतर पुराना विवाद जो चल रहा था वो खुलकर सामने आ गया। कल्याणी निवास परिसर में कामेश्वर धार्मिक ट्रस्ट के प्रबंधक उदयनाथ झा के पुत्र और महारानी के परिजनों के बीच जमकर मारपीट हुई है। पुलिस की मौजूदगी में कई राउंड झड़प हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप कर हालात काबू किए। बाद में महारानी कामसुंदरी देवी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया है। भारतीय सेना प्रमुख की तरफ से पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी गई है। सेना प्रमुख सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे थे और इसी में उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। एलओसी पर सेना पूरी तरह अलर्ट और एलएसी पर भी हमारे जवान मुस्तैद हैं। एलओसी पर ड्रोन दिखे, डीजीएमओ से बात हुई, पाकिस्तान को दो टुक कहा गया, आगे ऐसा ना हो। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। दुस्साहस हुआ तो फिर भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर बेहद सटीकता के साथ प्लान किया गया। तीनों सेनाओं के बीच शानदार तालमेल का यह उदाहरण था। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादी ढांचे को गहराई तक तोड़ा। पाकिस्तान की परमाणु धमकियों की हवा निकल गई। 8 एक्टिव टेरर कैंप्स, 150 आतंकी होने की सूचना, जहां लगातार नजर बनी हुई। कोई हरकत अगर हुई तो फिर एक्शन होगा। जम्मू कश्मीर में सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं। 2025 में 31 आतंकी ढेर हुए, ज्यादातर उनमें से पाकिस्तानी थे। ये तमाम बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना प्रमुख की ओर से कही गई। Prevail. In this backdrop, Operation Sindoor, India's calibrated and resolute response to cross-border terrorism, demonstrated our readiness, precision and strategic clarity. अब सिंदूर ऑन है। टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में हमारी तरफ से अगर देखा जाए तो तकरीबन 100 से 150 लोग हो सकता है वहाँ पर बैठे हों। तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे। हाल ही में पाकिस्तान की ओर से सरहद के पास ड्रोन भेजे गए, जिन्हें सेना के मुस्तैद जवानों ने फायरिंग कर भागने पर मजबूर कर दिया। आज सेना प्रमुख ने कहा है, इस बारे में पाकिस्तान को दो टुक कहा गया है कि अगर आगे ऐसा हुआ तो फिर भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। अलर्टनेस पूरी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन। जहां तक ड्रोन का सवाल है, ड्रोन ये आपको देखना ये कौन सा वक्त है। ये वक्त जो है हमारा 15 जनवरी और 26 जनवरी के काफ़ी पास का वक्त है। इस वक्त जो होता है, आप देखेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक खौफ में रहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं, ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं, ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए। तो ये जो ड्रोन थे, ये मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप हो जहाँ से वो टेररिस्ट वहाँ से भेज सके। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब भी मिला होगा। उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे गैप्स नहीं जहाँ से वो भेज सके। लेकिन ये ज़रूर है, आज जो हमारी डीजीएमओ स्टॉक हुई है, उस स्टॉक में इसके बारे में जिक्र किया गया है और उनको बताया गया है कि ये हमें मंजूर नहीं है और कृपया करके इस पर लगाम लगाइए। ये उनको ये बता दिया गया है।
सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, कुल मिलाकर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका लब्बो-लबाब ये निकाला जा सकता है कि भारतीय सेना तैयार भी और तत्पर भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। नीरज। बिल्कुल रोमाना, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार थल सेना प्रमुख का इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए और उन्होंने साफ तौर से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है, हमने रोका ही है, क्योंकि खुद पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था, उनके डीजीएमओ ने कहा था कि आप रोक दीजिए, इस युद्ध को रोक दीजिए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर वो रुकता नहीं तो हमारी आगे की भी तैयारियां थी। हालांकि उन्होंने ये बात साफ नहीं की, क्योंकि कहा कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैसेज जो था पाकिस्तान को पहुंच चुका था। इसीलिए पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमसे कहा, रिक्वेस्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर रोक दीजिए, इसीलिए हमने रोका था। लेकिन अब जो है पाकिस्तान की तरफ से फिर से जब ड्रोन्स आए हैं, हमने देखा है 10, 11, 12 तारीख को जब आए हैं, उसको लेकर भी आज जो डीजीएमओ लेवल की जो बातचीत होती है, उसमें जो भारतीय सेना के जो डेप्यूटी डीजीएमओ हैं, यानी कि ब्रिगेडियर स्तर के जो अधिकारी होते हैं, जो पाकिस्तान के डेप्यूटी डीजीएमओ से बातचीत करते हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस तरह की अब कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर आपके ड्रोन्स हमारी तरफ आए तो हम इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये सीधा संदेश भारत ने पाकिस्तान को फिर से दिया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका नीरज राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, बात करते हैं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की आरएसएस और बीजेपी नेताओं से मुलाकात को लेकर, जिस पर अब सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने आज इस मुद्दे को लेकर सीधे निशाने पर बीजेपी को लिया है, तीखा हमला बोला है कांग्रेस ने। कांग्रेस कह रही है लाल आंख दिखाने वालों ने चीन के लिए लाल कारपेट बिछा दिया। अगर विपक्ष के नेताओं ने ऐसा किया होता तो बीजेपी वाले तो हाय तौबा करते। कांग्रेस के इस वार पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है। बीजेपी कह रही है 1962 से जो नहीं हुआ था वो अब हो रहा है। आपको बता दें, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले से मुलाकात की। संघ मुख्यालय पर करीब आधे घंटे तक ये मुलाकात चली है। इससे पहले कल देर शाम बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी महासचिव अरुण सिंह और विदेश विभाग के संयोजक विजय चथाईवाला से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने मुलाकात की थी। इसी सब को लेकर कांग्रेस अब हमलावर है। जानवरी कहते होंगे उसको, गिरगिट को क्या कहते हैं? जानवरी होता है। बीजेपी ने गिरगिट को भी एक रंग सिखा दिया। जिन्हें लाल आंखें दिखानी थी उनके लिए लाल कारपेट बिछा दिया। दिक्कत मीटिंग से नहीं है, दिक्कत संवाद से नहीं है, दिक्कत है भाजपा के दोगलेपन से, दोहरेपन से, ढोंग से, मक्कारी से। दिक्कत इससे है। दिक्कत है कि आपकी बैठकों का नतीजा क्या निकलता है। दिक्कत है इस सब का नतीजा भारत के लिए क्या होता है। दिक्कत आपकी नीयत में है। हमें दिक्कत आपकी नीयत से है। हमें दिक्कत आपकी इन तमाम बैठकों से जो बंद दरवाजों में होती हैं, उसके बाद जो खामियाजा देश भुगतता है, उससे है। 4 स्क्वायर किलोमीटर पिछले कुछ दिनों में जो है इंडियन ट्रूप्स जो हैं दोबारा वहाँ पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं, जो 1962 से नहीं कर पा रहे थे। दूसरी चीज़ हम बहुत खुल के करते हैं। पिछले कुछ दिनों में फ्लाइट्स भी आरंभ हुई हैं, ट्रेड पर भी बात चल रही है। हम चोरी छुपे कोई ऐसा एमओयू नहीं करते हैं जो सालों साल जो है हम जिसका जवाब नहीं दे पाए। एक फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं जब स्थिति बेहतर होती है, और ये एक फॉर्मल मीटिंग का प्रक्रिया था। जब हमारे ट्रूप्स ने अरुणाचल में ढकेल कर वापस एक इंट्रूशन को समाप्त किया था, तो उस समय भी राहुल गांधी ने झूठ पेडल किया था, कहा था कि हमारी सेना के लोग पिटे गए हैं। जब डोकलाम हो रहा था तो राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसी में बैठकर, तो राहुल गांधी की तुलना ही हमारे लोग से नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी ने जो किया है उसके बाद उन्हें अधिकार ही नहीं है कि वो हमारी विदेश नीति पर सवाल उठाए। सरकार ने घरों तक सामान डिलीवरी वाले गिग वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आई है कि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ई कॉमर्स और फूड डिलीवरी कंपनियों से बातचीत की है, जिसमें सरकार ने सभी कंपनियों को साफ साफ कहा है कि ऐसी समय सीमा जो डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों की जान को जोखिम में डाल दे, उसे बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। माना यह जा रहा है कि 10 मिनट में डिलीवरी जैसे वादों को लेकर जो विवाद उठ रहा था, जो सवाल उठ रहे थे डिलीवरी पार्टनर्स की हड़ताल के बाद, अब सरकार ने ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, ज़ोमैटो जैसी कंपनियों से चर्चा की है। कंपनियों से कहा गया है कि वो अपने विज्ञापन, ब्रांडिंग और सोशल मीडिया से
10 मिनट डिलीवरी, 10 मिनट्स डिलीवरी की बातों को हटाएं। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से 10 मिनट डिलीवरी ब्रांडिंग को हटाने के फैसले का स्वागत किया। सोशल मीडिया पर सांसद राघव चड्ढा ने सत्यमेव जयते लिखकर अपनी खुशी जाहिर की है। सत्यमेव जयते के साथ मिलकर हमने जीत हासिल की। मैं केंद्र सरकार का बहुत आभारी हूं। ये एक बहुत जरूरी कदम था, क्योंकि जब राइडर की टी शर्ट, जैकेट और बैग पर 10 मिनट लिखा होता है और ग्राहक की स्क्रीन पर टाइमर चलता है तो दबाव असली, लगातार और खतरनाक हो जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।